हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड का वन शॉट निपटा लिया था। अब हम लोग थर्ड यूनिट का वन शॉट निपटाने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एड का पूछा, तो देखो फर्स्ट एड क्या है। तो फर्स्ट एड फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प है जो कि एक पर्सन को दी जाती है ताकि उसकी लाइफ बच पाए और उसका जो पेन है वो कम हो पाए। ठीक है, इसमें CPR भी इन्वॉल्व होता है, CPR भी देना होता है अगर पर्सन अनकॉन्शियस है तो। ठीक है, और फर्स्ट एड कोई भी दे सकता है, वेदर इट इज़ ट्रेंड पर्सन और वेदर इट इज़ अनट्रेंड पर्सन। ठीक है, और आज की जनरेशन में CPR सबको आना चाहिए। ठीक है, और AED यानी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक ऐसी मशीन होती है जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं बंदे को, अगर उसका हार्ट की स्टॉप हो गया है, हार्ट स्टॉप हो गया है तो। क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे फर्स्ट एड के। तो देखो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होगा कि पेन कम करना है और बंदे की जान बचानी है। ठीक है, और अगर कोई इलनेस है, कोई इंजरी हो गई है तो वहाँ पर आप उसको थोड़ा सा बैंडेज या ये सब लगा कर क्योर कर सकते हो और कंडीशन को और वर्स होने से बचा सकते हो जब तक कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अराइव नहीं होती। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट के इसमें हम लोगों को चेक करनी चाहिए। तो पहला तो एयरवे, पहले उसको चेक करो कि उसका एयरवे खुला है कि नहीं खुला है। ठीक है, और फिर ब्रीदिंग यानी उसकी वो ढंग से सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, उसको सर्कुलेशन सही है कि नहीं, या उसको कुछ मतलब बॉडी में डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही, कोई से मूवमेंट लेने में कहीं ज़्यादा तो उसको मतलब ब्रोकेज वगैरह तो नहीं हो गया। ठीक है, ये सब देखना। फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने चाहिए जो कि बेनिफिट होते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है, तो देखो पहले तो इन्वायरमेंट देखो कि भैया सेफ़ है कि नहीं, क्या इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, क्योंकि भीड़ को देख के बंदा अनकॉन्शियस भी हो सकता है कि उसको सांस भी आ पा रही है कि नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो। तो सबसे पहले तो इन्वायरमेंट अच्छा चेक करो कि सही है कि नहीं। फिर देखो कि पर्सन कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, मतलब पर्सन अगर अनकॉन्शियस हो रखा है ना तो उसको फिर उसको हम लोग ऐसे लाउड से चिल्लाना है कि आर यू ओके, उससे पूछना है। फिर हम लोगों को हेल्पलाइन को कॉल करना है। ठीक है, फिर उसकी जो पल्सेस है उसको चेक करना है और उसकी ब्रीदिंग देखना है कि सही चल रही है कि नहीं चल रही है। फिर हम लोगों को CPR चालू करना है। ठीक है, और अगर AED है जैसे मैंने अभी ऊपर बताया तो वो भी दे सकते हो, लेकिन वो सिर्फ ट्रेन पर्सन ही दे सकता है। ठीक है, तो देखो CPR का फुल फॉर्म सबको पता है, कार्डियोपल्मोनरी रेसोसिएशन। इसकी स्पेलिंग एक बार देख लेना क्योंकि एग्जाम में लिखते टाइम भूल जाते हैं। ठीक है, तो कार्डियोपल्मोनरी रेसोसिएशन ये क्यों करते हैं, एक बंदे की लाइफ बचाने के लिए करते हैं। अगर उसका हार्ट बीट करना स्टॉप हो गया है तो उसको वापस उसकी ब्रीदिंग देने के लिए हम लोग ये CPR करते हैं। ठीक है, अब इसकी दो कंडीशन होती है, अगर आप नॉन ट्रेन पर्सन हो और कॉन्फिडेंट भी नहीं हो CPR देने में तो सबसे आपको क्या करना है, आपका 100 चेस्ट कंप्रेशन देने हैं विद इन अ मिनट। ठीक है, जब तक कि मेडिकल फैसिलिटी अलाइव नहीं होती। और अगर आप वेल ट्रेन पर्सन, आपको कॉन्फिडेंट है कि आप कर सकते हो तो आपको 30 चेस्ट कंप्रेशन देने हैं। फिर 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, यानी माउथ टू माउथ उनको ब्रीथ देनी है ताकि उनके अंदर सांस आ पाए। ठीक है, और मास्क लगाना है ताकि इन्फेक्शन आपके पास मतलब ट्रांसमिट ना हो पाए। ठीक है, तो ऐसी साइकिल चलती रहेगी। फिर आता है अब इसमें अगर देखो अगर हम लोग CPR नहीं देंगे ना बंदे को, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो बंदा मर भी सकता है। तो देखो CPR कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक के लिए कि वो किसी की लाइफ बचा सकता है। ठीक है, अब देखो एडल्ट और स्मॉल का CPR अलग अलग होता है, तो ये डिफरेंस अक्सर पूछ लिया जाता है कि एडल्ट में और बच्चों में CPR देने में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो देखो एडल्ट में क्या करते हैं हम लोग, दोनों हाथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, 100 चेस्ट कंप्रेशन देते हैं विद इन अ मिनट। ठीक है, और कैसे इंटरवल में देते हैं, CAB यानी पहले चेस्ट कंप्रेशन देंगे फिर एयरवे फिर ब्रीदिंग, ये हम लोग नीचे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और शुड भी कितना डेप्थ कितना होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये तो इतना मतलब 5 सेंटीमीटर वहाँ पर नापेंगे तो नहीं, बट यहाँ पर लिखा है डिफरेंस तो आप वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, बुक में लिखा है तो 5 सेंटीमीटर। फिर आता है स्मॉल में, तो देखो CPR स्मॉल में आपको एक हैंड का यूज़ करना है और अपनी 2 फिंगर का यूज़ करना है, इंडेक्स वाली और मिडिल फिंगर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर डीप चेस्ट कंप्रेशन देने हैं एटलीस्ट 100 पर मिनट। ठीक है, और इंटरवेंशन क्या होगा इसका, ABC यानी पहले एयरवे देंगे फिर ब्रीदिंग देन चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, और माउथ टू माउथ रेसोसिएशन देखो
अब यहाँ पे माउथ टू माउथ ब्रीथ का बताया, जिसमें हम लोग को 30 अगर आप लोग ट्रेंड हो तभी आप माउथ टू माउथ रेसिसिएशन देना है। 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ हमको देनी है। ये साइकिल चलती रहेगी जब तक कि मेडिकल फैसिलिटी अराइव नहीं होती। ठीक है, ये तो एडल्ट का था, लेकिन जो चिल्ड्रन में ना सिर्फ दो रेस्क्यू ब्रीथ देनी होती है। ठीक है, प्रेजेंट में, और बेबी को हम लोगों को जेंटली करना होता है। तो देखो एडल्ट में क्या होता है, कैसे इंटरवेंशन होते हैं, CAB। ठीक है, और बच्चों में चिल्ड्रंस में हम लोग कैसे देते हैं, ABC, यानी पहले एयरवे, ब्रीदिंग और चेस्ट कंप्रेशन। इसमें चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग तो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो पहला आएगा, हम लोग एडल्ट का देख लेते हैं। तो पहला है कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन। तो देखो बड़ों में क्या करेंगे हम लोग, उनको एक पूरी फ्लैट सरफेस पे लेटा देंगे। ठीक है, और फिर अपना एक हाथ उनके सेंटर ऑफ द चेस्ट पे, जो सेंटर है ना यहाँ पर हमारा चेस्ट का, यहाँ पर रखेंगे, और दूसरा हाथ अपने हाथ पे हाथ रखेंगे, और अपनी पूरी बॉडी का वेट उस पर हाथ पे मतलब ऐसा पूरा डालेंगे, और 100 कंप्रेशन विद इन अ मिनट हम लोगों को करना है। ठीक है, और अगर आप लोग ट्रेंड हो तो आप लोग रेस्क्यू ब्रीथ के लिए जा सकते हो। फिर एयरवे, तो एयरवे कैसे खोलेंगे, तो देखो आपको क्या करना है, जो बंदा है उसके जो फॉरहेड है उस पर हाथ रखना है, और उसको थोड़ा पीछे की तरफ ऐसा उसका सर है जो पीछे की तरफ ऐसे पीछे करना है। ठीक है, और जेंटली उसकी जो चिन है ना उसको भी और ऊपर कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है, तो उसका जो विंड पाइप है ना वो खुल जाएगा। तो ये एयरवे खुल गई। ठीक है, फिर आ जाएगा ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में अगर आप लोग ट्रेन पर्सन हो तो आपको 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। ठीक है, और अगर AED अवेलेबल है तो वो भी देना है। तो ये कंटिन्यूस करते जाना जब तक मेडिकल हेल्प अराइज नहीं होती। ठीक है, फिर आता है चिल्ड्रंस के लिए। तो यहाँ पर गलत लिख रखा है, यहाँ पे ABC आएगा चिल्ड्रंस के लिए। तो ABC इसके लिए भी सेम है कि पहले एयरवे खोलोगे तो एयरवे सेम एज इट इज़ तरीके से आपको खोलनी है। ठीक है, बट आपको जेंटली करना है। ठीक है, सेम जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था। और कंप्रेशन की बात आती है तो कंप्रेशन में बेटा, तो इसमें प्रोसेस तो सेम है, लेकिन जो मैंने ऊपर प्रोसेस बताई ना, एडल्ट्स की प्रोसेस तो सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 हैंड का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा है तो। फिर हमारा जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में देखो ब्रीदिंग में भी अगर आप लोग ट्रेंड हो तो आप रेस्क्यू ब्रीथ दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना रहेगा कि आपको जो बंदे की जो बच्चे की जो नोज़ है उसको दबाना है। ठीक है, और फिर अपने माउथ से ब्रीथ देना चालू करना, ताकि नाक से सांस बाहर ना निकले। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको पूरी साइकिल मतलब 30 चेस्ट के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देने, और ऐसे साइकिल आपको चलाती रहनी जब तक कि मेडिकल फैसिलिटी अराइव नहीं होती। और ऐसा सेम अपने एडल्ट में भी करना है। फिर आता है हमारा स्ट्रेस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि मतलब स्ट्रेस एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। ठीक है, जो हमारी बॉडी पे पड़ता है। ठीक है, और जो WHO है उसके अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ क्या है, तो मेंटल हेल्थ वही है जिसमें हम हमारी एबिलिटीज़ को जानते हैं, कि सामने वाला बंदा अगर प्रोडक्टिव काम कर पा रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सारी एक्टिविटीज़ में, कम्युनिटी में, तो वो जो उसकी मेंटल हेल्थ सही है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो देखो गुड स्ट्रेस भी होता है, बैड स्ट्रेस भी होता है। ठीक है, तो गुड स्ट्रेस क्या होता है, मोटिवेशन, फोकस, एनर्जी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यानी अगर आपकी एग्ज़ाम है तो आपको पढ़ना है ना, तो आपको पढ़ना है तो आपको पहले तो आपको स्ट्रेस होगा, जब भी तो आप पढ़ने जाओगे। अगर आपको स्ट्रेस ही नहीं हो रहा तो आप थोड़ी ना पढ़ोगे, है ना। तो ये क्या आपको मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए, ताकि आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, क्योंकि ये गुड स्ट्रेस है। आपकी एनर्जी पे फोकस मतलब आप फोकस कर पाते हो इससे, है ना। आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया। आपको स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ का, जैसे आप आगे जाओगे तो जॉब करोगे तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, स्किल्स डेवलप करोगे, है ना। तो आपको स्ट्रेस है कि मेरे को आगे कुछ करना है, तो ये आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए, तो आप आपका गोल भी इससे अचीव कर लेते हैं, इसलिए गुड स्ट्रेस है। फिर आता है बैड स्ट्रेस। तो बैड स्ट्रेस क्या करता है ना, जो हमारी अरे एक सेकेंड, हाँ पेन नहीं आ पा रहा, हाँ। तो बैड स्ट्रेस क्या, एंग्जाइटी, जैसे टेंशन होना। अब तो ये क्या करेगा, हमारी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज कर देता है, और मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी लाता है। तो ये याद कर लेना, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, है ना, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, ये आने के चांसेस होते हैं। फिर आता है, अब देखो कॉज क्यों होता है स्ट्रेस, तो देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, है ना।
ये स्ट्रेस होता है कि हम लोग फाइनेंस को कैसे मतलब कैसे मैनेज करेंगे। जो बेचारे जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि वो उनके घर को कैसे चलाएंगे। तो ये सारे बहुत सारे तो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हेडेक होने लग जाते हैं। तो ये सब स्ट्रेस से कारण हेल्थ बिगड़ती जाती है। फिर आता है वर्क। तो देखो वर्क का लोड, जैसे जॉब का स्ट्रेस होता है कि जॉब इनसिक्योरिटी, जॉब सिक्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा ही वर्क बॉस दे रहा है, बॉस से कभी कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, है ना, डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये सारे आपके वर्क के भी हैं, ठीक है। आपको बॉस अनफेयरली ट्रीट कर रहा है, तो ये सारे आपके वर्क के स्ट्रेस आ जाता है। फिर आता है पर्सनल रिलेशनशिप। तो कोई भी रिलेशनशिप आपका, फैमिली का, भाई बहन, दोस्त वगैरह कुछ भी होता है, अगर उनसे आपकी लड़ाई चल रही है या फिर कुछ भी हो रहा है फैमिली में, सही नहीं चल रहा है, सभी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका पार्टनर अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो ये भी एक टाइप का स्ट्रेस होता है। फिर आता है पेरेंटिंग स्ट्रेस। अब पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि उनकी बिजी लाइफ में बिजी शेड्यूल होता है ना, जॉब पे भी जाना है, हाउस होल्ड के काम्स भी करने हैं, घर भी संभालना है। फिर बच्चों को भी, अब जैसे उनको बेबीज़ भी करने हैं। तो ये क्या होता है ना, उनको स्ट्रेस दे देता है। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं वो लोग कि कैसे कैसे इतना सब कुछ करें, है ना। तो ये भी हो सकता है। फिर आता है डेली लाइफ बिजीनेस, यानी जो हमारी डेली जो रहता है, जैसे हम कभी की भूल गए, कभी ऑफिस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ले जाना भूल गए, ऐसे बहुत सारे जो हमारे डे टू डे लाइफ में चलते रहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा पर्सनालिटी एंड रिसोर्सेज। तो देखो ये भी एक कारण हो जाता है, जैसे आपकी पर्सनालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो, तो अगर आप गलत गलत चीज़ें देखो जो परफेक्ट नहीं हो रही, तो आपको स्ट्रेस होगा उससे, और ऐसे मैनी मोड, ठीक है। फिर आपको साइंस और सिम्टम्स है। तो देखो स्ट्रेस का मूड पे क्या पड़ेगा फ़र्क, ये क्वेश्चन आने का चांसेस होते हैं, मैंने आपको बताया है ना। तो देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एंग्जाइटी होगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, फोकस नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहोगे, एंगर आउटबर्स्ट होगा, डिप्रेशन होगा, सैडनेस होगा। और बिहेवियर पे क्या पड़ता है, हम लोग ज़्यादा हमारी जो ईटिंग हैबिट है वो बिगड़ जाती है, ओवर ईट, कभी ओवर ईट करते, कभी अंडर ईट करते, एंगर आउटबर्स्ट होता है, ड्रग और अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं, टबैको यूज़ करने लग जाते हैं, अब्यूजिव हो जाते हैं, और सोशली विड्रॉवल हो जाते हैं, यानी सोशली इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। फिर अब कुछ इफ़ेक्ट हैं स्ट्रेस के, और स्ट्रेस हमको बता रखें कि हमारी बॉडी पे क्या पड़ेगा। तो देखो रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। तो देखो क्या होता है ना कि ना स्ट्रेस जब हम लोग लेते हैं ना, तो हमारी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ना बहुत तेज़ तेज़ चलने लग जाती है, ठीक है, बहुत तेज़ चलने लग जाती है। तो ये जो अस्थमा वाले लोग होते हैं, इनके लिए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है ना। और फिर क्या होता है ना, जब हार्ट बहुत जल्दी जल्दी वर्क करने लग जाता है ना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, तो इससे हार्ट अटैक के भी चांसेस आ जाते हैं, ठीक है। कि बहुत, और बीपी भी बढ़ जाता है इससे, है ना। फिर आता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर क्या फ़र्क। तो देखो स्ट्रेस क्या करता है ना, हमारी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा शुगर का लेवल, यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है ना। तो ग्लूकोज का लेवल हम वो बढ़ाता है, तो हमारी बॉडी ज़्यादा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं रख सकती है अंदर, है ना। तो ये क्या करता है, ये तो यानी ग्लूकोज यानी शुगर का, तो ये नहीं रख सकते हमारी बॉडी, तो ये क्या करता है, डायबिटीज़ होने के इसमें चांसेस हो जाते हैं हमारे। फिर आता है मस्कुलर सिस्टम। तो जो हमारी मसल्स होती है ना, वो हमको प्रोटेक्ट करती है इंजरी से, है ना, जब भी आप लोग स्ट्रेस्ड होते हैं हम लोग, है ना। जब वो रिलीज़ कर देती है जब हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन अब हम लोग पूरे टाइम ही स्ट्रेस में रहेंगे, तो हमारी जो मसल्स है ना, वो उसको मिलेगा ही नहीं रिलैक्स होने का टाइम, है ना, इसलिए। और फिर आता है सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो स्ट्रेस बहुत गंदी चीज़ होती है। अब जैसे मेन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो अगर स्ट्रेस लॉन्ग टाइम के लिए, तो मेन का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, वो कम होने लग जाता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, इन्फेक्शन जैसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। फिर आता है विमेन के लिए। तो विमेन के लिए इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि इनकी स्ट्रेस से इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। फिर आता है इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम हमारा ना वीक होने लग जाता है, ठीक है। जिसमें ना वीक होगा तो आपको फ्लू, कॉमन कोल्ड, अदर इन्फेक्शन, जल्दी बीमारियां पकड़ेंगी, ठीक है। फिर आता है हमारा योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार करो, ताड़ासन करो, वृक्षासन करो, इससे हम लोग आसन से हम लोग कर सकते हैं, योगिक मैनेजमेंट है उसका। अब देखो
अब आता है हमारा तो देखो योगा एंड डाइट। तो योगिक डाइट तो हमको पता ही है, योगिक डाइट इज सात्विक, सात्विक डाइट हमको उसको योगिक डाइट बोलते हो। टाइप्स ऑफ डाइट हमको पता है, जैसे राजसिक और तामसिक। योगिक और सात्विक डाइट में क्या होता है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे स्प्राउट्स वगैरह आ जाते हैं ना, और जो नेचुरल फूड्स होते हैं, ठीक है। और जो राजसिक और तामसिक हमको अवॉइड करने चाहिए, ठीक है, ये वाला इसमें बोला गया है। अब योगा इन प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिसीज। अब योगा क्या रोल प्ले करता है, ये कुछ डिसीजेस दिए हैं जो कि मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आपको योगिक मैनेजमेंट और डाइट मैनेजमेंट, ऐसा इन 4-5 डिसीज से पूछा जा सकता है। तो पहली हमारी बीमारी है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी क्या है, जिसमें हमारा एक्सेस फैट हमारी बॉडी में जमा हो जाता है ना, जो हमारी बॉडी को मतलब इफेक्ट करता है, ठीक है। तब इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो देखो, अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी आप बहुत ज़्यादा कम मूवमेंट करते हो, अपनी बॉडी का हिलाते ही नहीं हो बॉडी, है ना, ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हो, ज़्यादा खाना खाते हो, है ना, और बोल सकते हैं जंक फूड खाते हो, तो इनसे ये सब कुछ हो सकता है। तो देखो डाइट क्या लेनी है, तो मतलब ये लोग क्या करते हैं कि देखो, आपको इसमें ना इतना टफ लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि जेनेटिक्स और ये पूरा ऐसा अर्ली न्यूट्रिशन, ऐसा नहीं आपको लिखने की। आप बता दो ना कॉज क्या है, अपने को पता ओबेसिटी क्यों होगी, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, जैसे मैंने आपको बताया, मूवमेंट ऑफ बॉडी कम होना, है ना। और डाइट में आप बता देना हाई कैलोरी कंज्यूम करना, है ना, ज़्यादा खा लेना, है ना, और ये जेनेटिक्स से भी होता है ना। तो इतनी सारी जो इसमें लिखा है ना, ग्लटफ्लोरा और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, हमको स्ट्रेस से भी हो जाता है ओबेसिटी, जैसे एंग्जाइटी है और ये सब है, तो हमको उससे भी हो जाता है, ठीक है। फिर अब हम लोग स्ट्रेस, हमारे बॉडी फैट को कैसे मेज़र करेंगे, तो हम लोग BMI, बॉडी मास इंडेक्स से हमारा वेट को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने कॉजेज तो देख ले, लेकिन यौगिक मैनेजमेंट क्या होगा ओबेसिटी का। तो देखो, ओबेसिटी है अगर आपको, तो आपको सूर्य नमस्कार करना है, योगा आसन करना है, शतक्रिया जैसे यामा नियमा योगा, अष्टांग योगा करना है ना, क्रिया जैसे कपालभाति, कुंजल, नौली, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फिर आता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है, जिसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है ना। इसमें सिस्टोलिक और डायग्नोस्टिक जैसे रिस्क फैक्टर आते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप के हाइपरटेंशन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है ना, तो प्राइमरी में ना आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है, मतलब वो किसी डिसीज से नहीं वो बढ़ रहा है, वो किसी डिसीज से नहीं बढ़ता, ठीक है। और जो सेकेंडरी में ना, वो वो है ना, हाई ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपको कुछ डिसीजेज होती हैं, तो उससे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ हाइपरटेंशन के नाम भी लिखे हैं, तो आपको वो नाम इतने तो ज़्यादा मुझे ज़रूरी नहीं लगते, ठीक है। फिर अब इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, डाइटरी मैनेजमेंट। तो देखो, हाइपरटेंशन में मैंने आपको बार बार बोला है कि ज़्यादा सॉल्ट कंटेन वाला फूड आपको नहीं खाना है, जो तला गला खाना है वो आपको नहीं खाना है। और आपको क्या खाना है, स्किप मील स्किप कभी भी नहीं करना है आपको। और जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये सब खाना है, एप्पल ऑरेंज बनाना, एप्पल ऑरेंज कैरेट टोमेटोज़ ये सब खाना है, ठीक है। और मील स्किप नहीं करना है, जैसा कि मैंने बताया। और यौगिक मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो, क्रियास करो, जैसे जल नेति, सूत्र नेति। योगा में सूर्य नमस्कार करो। आसनास में ताड़ासन, कटी चक्रासन, वज्रासन वगैरह, भुजंगासन, ये सब आप कर सकते हो। प्राणायाम में देखो, नडी शुद्धि, उज्जयी, भ्रमरी, ये सब आप प्राणायाम में कर सकते हो। मेडिटेशन में आप लोग ओम चैंटिंग कर सकते हो, बहुत ही कॉमन है जो कि। अब इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, तो देखो, इसमें हाइपर वेंटिलेशन ब्रीदिंग, यानी जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग हाई लगती हो, उसमें वो वाला हमको अवॉइड करना चाहिए। तो ठीक है, ये सब आपको देखो याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन सी क्रियास लगती हैं, कौन कौन से प्राणायाम, तो ये आसनास, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। यौगिक मैनेजमेंट भी और आपको डाइट मैनेजमेंट भी इनका याद रखना पड़ेगा। फिर आता है लो बैक। तो इसमें क्या होता है ना, आपकी जो बैक है उसमें दुखने लग जाता है ना, तब वो कोई भी रीज़न से हो सकता है। अगर आपको इंजरी है या फिर आपको किसी झटके से आपने कुछ उठा लिया है, तो ये सब होता है। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या, कैसे पता चलेगा, तो देखो, कम आपकी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है उसमें, और आप मतलब खड़े भी ढंग से नहीं हो पाते हो उसमें, ठीक है। कॉजेज़ क्या हैं लोअर बैक पेन के,
तो इसमें होगा कि अगर आपकी एज बढ़ती जाती है तब भी बैक पेन होता है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि बोन स्ट्रेंथ कम वीक हो जाती है तो हमारा बैक पेन चालू हो जाता है, ठीक है। और अगर आप कुछ ज़्यादा हैवी सामान उठा लेते हो तब हो जाता है। तो ये सारे कॉजेज़ है, ठीक है। तब यौगिक मैनेजमेंट क्या होगा उसका, तो आपको क्या करना है, योगासन में ताड़ासन, कटी चक्रासन, अर्ध हलासन करना है, प्राणायाम में नड़ी शोधना प्राणायाम करना है, सूर्य भेदन करना है, उज्जयी भ्रमरी ये सब करना है, ठीक है। ध्यान में यही मेडिटेशन जो हम लोग चैंटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। स्पाइनल एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। सिंपल स्पाइनल मूवमेंट्स करने हैं, ठीक है। फिर कुछ प्रिकॉशंस हैं, तो देखो तो क्या हम लोगों को फर्म सरफेस पे सोना चाहिए, ठीक है। कभी ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स नहीं उठाने हैं, और अगर ऑब्जेक्ट्स हमारी बॉडी के आसपास ही रखने हैं, है ना। और ज़्यादा ट्विस्ट भी नहीं करना है जब हम लोग लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा अस्थमा। तो अस्थमा क्या है, तो आपको पता है जब हम लोगों को हमारा जो एयरवे है जो वो नैरो हो जाता है और हमको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है ना। जैसे और ये हमारा स्ट्रेस से भी हो सकता है, और इसके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं कि हमको ब्रीथ लेने में दिक्कत हो जाती है, हमारी चेस्ट टाइट होने लग जाता है और हमको कफिंग होने लग जाती है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा अस्थमा के सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसका मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है। तो डाइटरी मैनेजमेंट में देखो, इसमें अस्थमा वाले लोगों को ना कोल्ड जैसी चीज़ें, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, फ्रूट्स जैसे बनाना ये अवॉइड करना चाहिए। और एलर्जिक जो फूड होते हैं ना, जो अस्थमा पेशेंट्स को एलर्जिक रहते हैं, वो भी इनको अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। तो यौगिक मैनेजमेंट में देखो तो क्रिया कौन सी करनी चाहिए, जल नेति, सूत्र नेति, कपालभाति, ये आप कर सकते हो। कुछ भी 2-3 याद कर लेना। ओम चैंटिंग और प्रेयर्स कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो। योगासन में ताड़ासन, शवासन, शवासन कितना अच्छा होता है ना, भुजंगासन, धनुरासन ये कर सकते हो। हाँ, तो भुजंगासन, धनुरासन ये सब करना चाहिए। प्राणायाम में ये बहिस्त्रिका, भ्रमरी ये सारे प्राणायाम करना चाहिए। मेडिटेशन यानी वही ध्यान करना चाहिए। अब आता है हमारा अर्थराइटिक्स। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है ना, हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, और जॉइंट्स हमारे दुखने, पेन होने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, तो आप टायर्ड फील करने लग जाते हो, वेट भी लॉस हो जाता है हमारा, है ना, और स्लीप भी बहुत कम आती है, और हमको मसल एक्ने और पेन भी होता है, ठीक है। तो इसका यौगिक मैनेजमेंट क्या होगा, तो देखो इससे क्या करना है, इसमें क्या करना है ना आपको, देखो ओम चैंटिंग तो सब में ही आ रहा है, ठीक है। सारे बैक पेन में भी इन लोगों ने ओम चैंटिंग लिख दिया, लेकिन अगर सीबीएसई की बुक में तो बेटा अपने को लिखना पड़ेगा, है ना। तो आप ओम चैंटिंग तो सब में ही लिख देना क्योंकि सब में आ रहा है। फिर आता है योगासन, जैसे ताड़ासन भी सब में आ रहा है, पवन मुक्तासन, वज्रासन जो सब में आ रहा है ना, वो कॉमन कॉमन आसन याद कर लो ताकि जल्दी हो जाएगा आपको और याद भी रहेगा। और प्राणायाम भी कुछ कुछ कॉमन कॉमन कर लो। अब इसमें प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधना प्राणायाम, सूर्य भेदना ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उज्जयी, भ्रमरी, है ना, ये सारी चीज़ें। और ध्यान मेडिटेशन भी सब में ही आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारी सारी डिसीजेस थी और जिनके यौगिक मैनेजमेंट और हमने डाइट मैनेजमेंट देख लिया। अब हमारा आता है योगा एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो देखो पर्सनालिटी क्या होती है, तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पर्सनालिटी को क्या बताया है कि आपकी क्वालिटीज़, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके बिहेवियर के वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को शो करता है, ठीक है। और जिसमें क्या क्या आता है, आपकी फिजिकल बॉडी भी देखी जाती है पर्सनालिटी में, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल भी देखा जाता है, इमोशनल स्टेट भी देखा जाता है, सोशल और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी आपकी देखी जाती है, ठीक है। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू योगा, अब हम लोग योगा के थ्रू पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अब देखो हमारे कुछ अनामय कोशास यानी शीट्स हैं, ठीक है। तो देखो सॉरी, अब कुछ कोशास आए हैं जो जिनको हम लोग शीट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा अनामया कोशा। तो अनामया कोशा जो है ना वो हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और ये सबसे आउटर मोस्ट और विजिबल यानी टेंजिबल लेयर होती है हमारी बॉडी की। इसमें एलिमेंट्स जैसे बोन्स हो गया, मसल्स हो गया, ये सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा प्राणायामा कोशा। तो नाम से समझ आ रहा है प्राण शक्ति यानी वाइटल फोर्स यानी एनर्जी। तो इसमें क्या होता है ना हमारी जो बॉडी में ना एनर्जी जो है वो ये जो हमारी प्राणा जो है वो हमारी एनर्जी के फॉर्म में हमारी नाड़ीज के थ्रू फ्लो करती है, ठीक है।
जो प्राणायाम कोशा है ना, ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को देखती है, जैसे ब्रीदिंग हो गया है ना, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर आता है मनोमया कोशा, तो ये हमारी मेंटल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारी माइंड से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती है। इट इज़ एसोसिएटेड विथ थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है ना। ये सारी मेंटल एक्टिविटीज़ को हमारे प्रोसेस करता है। फिर आता है हमारा विजनमया कोशा, जो कि ब्लिस ऑफ बॉडी को शो करता है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी पीस को और ब्लिस को और जॉय को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो और क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो यही सारे हमारे कोशास थे, है ना। एक अंदमया कोशा भी होता है, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी बॉडी की। अब फिजिकल डेवलपमेंट के लिए योगा क्या करेगा, तो योगिक प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है ना। तो देखो, योगा के थ्रू हमारी बॉडी को हम लोग फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट होता है, मतलब मेंटल डेवलपमेंट हम इसको बोल सकते हैं। तो योगा के थ्रू ना हम हमारी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ा सकते हैं, हमारी थिंकिंग पावर बढ़ा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी एक्टिविटीज़ हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है योगा फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। तो देखो, योगा के थ्रू हम लोग है ना इमोशनली भी हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे हम लोग हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, हम लोग हमारे रिलेशनशिप्स को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, है ना। और हमारी जो इमोशनल स्टेट में जैसे और पॉजिटिव थिंकिंग हमारा लाता है ना, पॉजिटिव चेंजेस लाता है, जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से डील करने में हेल्प करता है। फिर आता है योगा फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में देखो, आपका जो ये क्या करता है योगा, अगर आप योगा करते हो तो ये आपके अंदर एक एटीट्यूड, एक बिहेवियर लोगों के लिए डेवलप करता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था यामा नियामा प्रत्याहार ध्यान, इन सब के थ्रू हम लोग कैसे मतलब सोशली कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये हमको वो बेसिकली बताते हैं। ये हमारे सोशल डेवलपमेंट भी करता है। फिर आता है हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो योगा में स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है, सेल्फ अवेयरनेस, है ना। तो योगा के थ्रू हम लोग सेल्फ अवेयर हो सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, है ना। और जैसे हम लोग बताते हैं अष्टांग योगा में हम लोग ध्यान करते हैं, है ना। तो ये हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी बढ़ाता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, ठीक है। तो यही सब था, और आज का हमारा ये वाला चैप्टर्स भी एंड होता है, ठीक है। अब हम लोग हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे जाएंगे। हमारा ये जो पार्ट भी है हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया वन शॉट में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।